विज्ञान के खास अंक में आपका स्वागत है। आज से हम लोग करेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, वह जीव विज्ञान कहलाता है। आगे है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क एवं ट्रिवेनियस ने 1801 ईस्वी में। अगला है, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? यह अरस्तु को कहा गया है। आगे है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका सही उत्तर होगा लेमार्क ने। आगे है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला है, भारत में चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चरक को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन सुश्रुत को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। जीव विज्ञान का अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण। इसके प्रश्न को देखते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरोलस लिनियस को। आगे है, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 5 जगत का वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट व्हिटकर ने 1969 ईस्वी में। अगला है, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। अगला है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किस जगत में? तो यह मोनेरा जगत में। अगला है, मोनेरा जगत का सदस्य कौन कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनेरा जगत में जीवाणु, नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इनके सदस्य हैं। अगला है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, क्या नहीं होता? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। अगला है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, यह प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। इसका सही उत्तर होगा शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। यूकैरियोट कोशिका में उपस्थित होता है, तो यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। आगे जीवाणु से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पहला है, जीवाणु की खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु का नाम दिया था किसने? तो एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। आगे है, कोशिका संरचना वाला छोटा जीव क्या कहलाता है? तो जीवाणु कहलाता है। आगे है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। नेक्स्ट है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो यह राइजोबियम पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, तो राइजोबियम परिवर्तित करता है। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में राइजोबोम पाया जाता है, तो यह 70S प्रकार का राइजोबोम पाया जाता है। अब हम लोग प्रोटोजोआ से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रोटोजोआ होता है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गोल्डफश ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा और हिस्टोलिका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोटोजोआ कहलाता है, यह यूग्लिना कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग विषाणु को देखेंगे। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है वह विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम सबसे छोटा जीव होता है।
विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। आगे है, विषाणु का खोज किसने किया था? विषाणु का खोज इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किया था। साधारणतः सभी जीवाणु किसके बने होते हैं? तो सभी जीवाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। विषाणु का आकार क्या होता है? तो विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन तक होता है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। आगे का चैप्टर है कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लीeuwenhoek ने किया था। आगे है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था 1838-39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो यह कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों उपस्थित होते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा कैलीसेप्टिकम जीवाणु की। सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन, जो तंत्रिका तंत्र कोशिका भी कहलाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका है तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अब हम लोग कोशिका की संरचना से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जीवन का भौतिक आधार है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य का खोज किसने किया था? डुचार्डियन ने जीवद्रव्य का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन? यह कथन है हेक्सले का। जीवद्रव्य का सिद्धांत दिया था किसने? तो शुल्ज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति में पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में पादप कोशिका नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बनी होती है, यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित आकार और कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, यह इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। आगे है, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, यह किसकी बनी होती थी? यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव मैट्रिक्स कहलाता है। आगे है, कोशिका का पावर हाउस ऊर्जागृह कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र कहाँ पर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का श्वसन केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? यह एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी इकाई होती है तो ऊर्जा की इकाई होती है। आगे है, क्रेब्स चक्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? तो क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है, या क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक होता है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। अगला है,
डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक सेंटर अवस्थित है तो कहाँ? हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। आगे है आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आरएनए का संश्लेषण डीएनए में होता है। आरएनए में शर्करा पाई जाती है तो कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइबोसोम। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सी राइबोसोम। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है तो केंद्रक में डीएनए का अंश 10% होता है। आगे है डीएनए बहुलक है तो डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन का निर्माण के लिए आदेश देता है तो प्रोटीन के लिए निर्माण का आदेश कोशिका में डीएनए ही देता है। प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए, प्रोटीन का निर्माण करता है जबकि डीएनए आदेश देता है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है तो डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। आगे है कोशिका का अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वो आरएनए के द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।